आंसर ए, ये मठ स्थित है। देखिए, एक तो मठ की अगर आप बात करेंगे, बौद्ध धर्मावलंबी, बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ। और ये मठ जो है हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिला में है। ये मठ जो है हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिला में है, लाहुल स्पीति जिला में है, समझ गए? तो आंसर हो जाएगा बी। और बौद्ध मठ है ये, और हिमाचल प्रदेश का बड़ा बौद्ध मठ है ये, और प्राचीनतम बौद्ध मठ है ये, और यहां से प्राचीन कालीन बौद्ध साहित्य की प्राप्ति हुई है। प्राचीन कालीन बौद्ध साहित्य की प्राप्ति किए मठ से हुई है, हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिला में। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? देखिए, शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की आस्था है, बैग वाला है, कहां है कहां? अरे इधर है, इधर उसको पकड़ के लेते हो जी, अरे पकड़िए उसको। क्या हुआ? जाइए। चलिए, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? देखिए, शिशुनाग ब्राह्मण था, ठीक है, ब्राह्मण था, और ब्राह्मण वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश के शासन की स्थापना किया, और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश के शासन की स्थापना की और शासन प्रशासन किया। शिशुनाग वंश से पहले हर्यक वंश का शासन था, और शिशुनाग वंश का शासन जो है बिहार के मगध के क्षेत्र में रहा है, मतलब पटना गया के क्षेत्र में रहा है। तो पटना गया के क्षेत्र में शिशुनाग वंश से पहले हर्यक वंश का शासन हुआ करता था, और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हुआ करते थे। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना करके राजगीर शहर को बसाया, और बिंबिसार ने अपनी राजधानी और अपने साम्राज्य की राजधानी राजगीर को बनाया। आगे चलकर हर्यक वंश में एक शासक उदयन हुआ, उदयन ने पाटलिपुत्रा को बसाया, और उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्रा को बनाया। लेकिन आगे चलकर जब हर्यक वंश के शासन की समाप्ति हुई और शिशुनाग वंश के शासन की स्थापना हुई, तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली को बनाया। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली को बनाया। लेकिन शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्रा को बनाया, वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्रा को बनाया, समझ गए? तो शिशुनाग की राजधानी हुआ करती थी वैशाली। अब देखिए, यहां पर ऑप्शन में जो ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर, ये बंगाल की राजधानी रही है। बंगाल की राजधानी रही है। देखिए, बंगाल जब मुगलों के अधीन हुआ करता था, और बंगाल को मुगलों के अधीन किया था, बंगाल को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाया था अकबर, और अकबर ने ही बंगाल को, क्या कर रही है? चलिए, तो बंगाल को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाया था अकबर। कौन मिलाया था? और अकबर ने ही बंगाल को प्रांत का दर्जा दिया। अकबर ने ही बंगाल को कौन चीज का दर्जा दिया? प्रांत। और जब बंगाल मुगलों के अधीन हुआ करता था तो बंगाल की राजधानी थी ढाका। जब बंगाल मुगलों के अधीन हुआ करता तो बंगाल की राजधानी कहां थी? ढाका। लेकिन आगे चलकर एक अयोग्य मुगल बादशाह हुआ, मोहम्मद सारंगीला। मोहम्मद सारंगीला के समय बंगाल मुगल सम्राट से स्वतंत्र हो गया, और बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया। और जब बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हो गया और बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया, तो मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद नामक शहर को बसाया और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को ही बनाया। तो आगे चलकर बंगाल की राजधानी बनी मुर्शिदाबाद, और बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान ने बनाया। लेकिन मुर्शिद कुली खान के बाद आगे चलकर बंगाल के एक नवाब बने मीर कासिम, 1760 से 1763। और जब बंगाल के नवाब मीर कासिम बने तो उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर को बनाया। तो बंगाल की राजधानी मुंगेर बनाने का काम किया था मीर कासिम ने। वे कौन से 3 राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया था? देखिए, ध्यान दीजिएगा। 1945 में, 1945 वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई। और वर्ष 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई ना, तो उसके बाद पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया। ऐसे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भी पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था।
और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी पूरा विश्व 2 गुटों में बटा रहा। एक अमेरिकी गुट और दूसरा रूसी गुट। कुछ देश अमेरिका के साथ था, कुछ देश रूस के साथ था। और 1945 के बाद विश्व के कई सारे देशों ने स्वतंत्रता का स्वाद चखा था। किससे स्वतंत्रता का स्वाद चखा? तो ब्रिटेन से स्वतंत्रता का स्वाद चखा। देखिए, ब्रिटेन की अगर हम बात करेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन सिर्फ भारत को अपना गुलाम बनाया था। ब्रिटेन सिर्फ भारत को अपना गुलाम नहीं बनाया था, बल्कि ब्रिटेन भारत को अपना गुलाम बनाया। भारत के साथ साथ जो है श्रीलंका को, अफगानिस्तान को, म्यांमार को, चीन को, ऑस्ट्रेलिया को तथा विश्व के और भी कई सारे तमाम देशों को ब्रिटेन ने अपना गुलाम बनाया। तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व के सभी देशों ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि आप सब देश को आजाद कीजिए। और 1945 के बाद ही ब्रिटेन अलग अलग वर्ष में अलग अलग देशों को आजादी दिया। अलग अलग वर्ष में अलग अलग देशों को आजादी दिया। भारत जैसे देश, इंडोनेशिया जैसे देश, मिस्र जैसे देश, ये तमाम ऐसे देश हुए, श्रीलंका जैसे देश, चीन जैसे देश, अफगानिस्तान जैसे देश, म्यांमार जैसे देश, ये तमाम ऐसे देश हुए जो 1945 के ठीक बाद स्वतंत्रता के स्वाद को चखा। और जब यह देश स्वतंत्रता के स्वाद को चखा, तो ये देश अब किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था, बल्कि ये देश तटस्थ रहना चाहता था। और इन देशों को लग रहा था कि अगर हम कल के डेट में अमेरिकी गुट में शामिल हो जाते हैं तो कल के डेट में अमेरिका ना हमको गुलाम बना ले, अगर रूसी गुट में शामिल हो जाते हैं तो कल के डेट में रूस ना हमें अपना गुलाम बना ले। इसी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता का स्वाद चखने वाले जितने भी प्रमुख देश थे, वे अपने आप को अमेरिकी गुट से भी तटस्थ रखा, मतलब अलग रखा, और रूसी गुट से भी अलग रखा। रूसी गुट से भी अपने आप को तटस्थ रखा, मतलब कहा न हम अमेरिका के साथ हैं, न हम रूस के साथ हैं, हम तटस्थता की नीति को अपनाएंगे, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाएंगे। और जहां पर हमें जिसका समर्थन करना होगा वहां पर हम अपने मन मुताबिक उसका समर्थन करेंगे। और अभी देखिए, भारत गुट निरपेक्षता की नीति को ही अपनाया हुआ है। इसी वजह से देखिए, भारत और भारत के प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति से भी बात कर लेते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात कर लेते हैं। जब जैसन मौका देखते हैं तब वैसन काम कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो भारत रसिया को नहीं कहा, रूस को नहीं कहा कि नहीं हम आप ही के साथ हैं। और यूक्रेन मतलब देखिए, यूक्रेन तो एक मुखौटा है, उसके पीछे अमेरिका खड़ा है। यूक्रेन में उतना कहां ताकत की रूस का सामना कर सके, उसके पीछे अमेरिका है। मतलब भारत के प्रधानमंत्री देखते होंगे जेलेंस्की से भी बात कर लेते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, और व्लादिमीर पुतिन से भी बात कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते? क्यों? क्योंकि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया है। भारत की विदेश नीति का मूल है यह गुट निरपेक्षता की नीति। और अगर गुट निरपेक्षता की नीति की बात की जाए तो इसको मूर्त रूप देने में हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का योगदान है। फिर मिस्र के राष्ट्रपति और यूगोस्लाविया के प्रधानमंत्री, यूगोस्लाविया के भी राष्ट्रपति कर्नल नासिर, मार्शल टिट्टो और पंडित नेहरू। कर्नल नासिर, मार्शल टिट्टो और पंडित नेहरू, इन तीनों ने गुट निरपेक्षता की नीति को जो है मूर्त रूप प्रदान किया है, अंतिम रूप प्रदान किया है। समझ गए? और एक बात आप जानिए, भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता पर आधारित है। साथ ही साथ भारत की विदेश नीति का जो मूल तत्व है, शांति व्यवस्था कायम करना, विश्व में शांति कायम करना। समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन भारत नहीं आया था? कोलंबस ना, कि तो भारत को खोजने निकला था, लेकिन भारत की जगह पहुंच गया अमेरिका। और अमेरिका की खोज यही किया है 1492 में। बाद बाकी मेगास्थनीज, वास्को डी गामा, फाहियान, ये सब भारत आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था और इंडिका नामक साहित्य की रचना किया है। जो इंडिका नामक साहित्य हमें मौर्यकालीन भारत के विषय में जानकारी देता है। वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने हेतु 1498 ईस्वी में भारत आया था, और ये 3 दफा भारत आए थे, 1498, 1502 और 1524। फाहियान
चीनी यात्री था। गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय जो है भारत आया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुंबई भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा तथा सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हाँ है। देखिए, भारत भारत का पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र राज्य है और महाराष्ट्र राज्य में एक शहर है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी नगर भी है। यह एक बंदरगाह नगर है, समुद्र तट पर बसा हुआ है। यह एक बंदरगाह नगर है और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पश्चिमी तट ही नहीं बल्कि यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पहले तो भारत में प्रवेश मुंबई बंदरगाह से होता था, मुंबई बंदरगाह से ही भारत में प्रवेश होता था। ये प्राकृतिक बंदरगाह है। और एक बात आप जानिए, पश्चिमी तट पर गुजरात के कच्छ के खाड़ी में कांडला बंदरगाह है, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है, गोवा में मार्मुगांव बंदरगाह है, कर्नाटक में मंगलुरु बंदरगाह है, केरल में कोची बंदरगाह है। ये सभी प्राकृतिक बंदरगाह है। लेकिन पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह है जो कि कृत्रिम है। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए मुंबई बंदरगाह के दक्षिणी भाग में नाहबा सोबा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया है, जो कि पश्चिमी तट पर स्थित बड़े बंदरगाहों में एकमात्र कृत्रिम बंदरगाह है। एकमात्र कृत्रिम बंदरगाह, समझ गए? तो जो पहला स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, सही है। कांडला बंदरगाह कांडला क्रीक में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है, नहीं। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह एक प्राकृतिक और ज्वारीय बंदरगाह है जो कि गुजरात में कच्छ के खाड़ी में स्थित है। और इस बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। गलत। पारादीप ओडिशा के तट पर स्थित देश का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है, नहीं। पारादीप सर्वाधिक गहरा बंदरगाह नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशेष तौर पर बड़े बंदरगाहों में सबसे गहरा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापत्तनम बंदरगाह है, ना कि पारादीप है। तो गलत है। कौन सा सही है? विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? देखिए, विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने किया और विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने जो है 57 ईस्वी पूर्व में किया था। और विशेष तौर पर भारत से शकों को बाहर करने के उपलक्ष्य में इस संवत की शुरुआत की गई थी। वही शक संवत की अगर हम लोग बात करें तो कुषाण वंश के तीसरे और सबसे महान शासक कनिष्क ने गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में शक संवत की शुरुआत की और शक संवत की शुरुआत हुई है 78 ईस्वी में। तो विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व में और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई है। तो दोनों के बीच अंतर अगर आप देखेंगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा और जोड़िएगा तो यहां पर आपको अंतर निकल जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 135 वर्ष। झूम कृषि के निम्नलिखित प्रकारों और उनसे संबंधित राज्यों पर विचार कीजिए। नाम और राज्य। देखिए, झूम कृषि कहिए या स्थानांतरित कृषि कहिए या काटो जलाओ कृषि कहिए, सब एक बात है। विशेष तौर पर जनजातीय समुदाय के लोगों के द्वारा इस प्रकार की कृषि की जाती है और इस कृषि के अंतर्गत जनजातीय समुदाय के लोग जंगल को काटते हैं, वहां पर आग लगाते हैं, वहां पर कृषि करते हैं और जनजातीय समुदाय के लोग बिना उर्वरक के सहयोग से कृषि करते हैं, जिस वजह से 2, 4, 5 वर्ष होते होते भूमि की उर्वरा शक्ति मर जाती है। फिर जनजातीय समुदाय के लोग दूसरा जंगल काटते हैं, फिर उसको जलाते हैं, फिर वहां कृषि करते हैं, फिर तीसरा जंगल काटते हैं। तो ये जगह बदल बदल कर कृषि की जाती है। इसी वजह से झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और झूम कृषि को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे झूम कृषि को झारखंड में कुरुबा कहते हैं, झूम कृषि को उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूम कहते हैं, फिर झूम कृषि को अंडमान निकोबार द्वीप समूह और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में दीपा कहते हैं। फिर झूम कृषि की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में बेबर कहते हैं, ओडिशा में पामाडीबा कहते हैं, राजस्थान में बाल्तरे कहते हैं। फिर जो है आपको हिमालयी क्षेत्र में खील कहते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में कुमारी या ओनम कहते हैं। तो झूम कृषि को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है।
साथ ही साथ झूम कृषि को विश्व के अलग अलग देशों में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे झूम कृषि को वियतनाम में रे कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया में लदांग कहते हैं। समझिएगा, सब सही है। 1 2 और 3। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। एक तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन करने का काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। अब देखिएगा न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। सीधी सी बात है कि देखिए, सरकार का 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब एक एग्जांपल के तौर पर समझिए। विधायिका, विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना। विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना। विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना। अब विधायिका विधि का निर्माण किया, वह विधि संवैधानिक दायरा में है या नहीं, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करता है। विधायिका केंद्र के संदर्भ में विधायिका के अंतर्गत आता है संसद। संसद कानून का निर्माण किया, वह कानून संवैधानिक दायरा में है या नहीं, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करता है। यही न्यायिक पुनर्विलोकन है। राज्य के संदर्भ में विधायिका का मतलब होता है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बनाया, वो संवैधानिक दायरा में है या नहीं है, उसकी जांच हाईकोर्ट करता है। वह हाईकोर्ट के संदर्भ में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति हो गई। अब यह शक्ति जो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को दी गई है, यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को इसलिए दी गई है ताकि देश में संविधान में जो विधि है, उस विधि के अकॉर्डिंग देश में शासन हो सके। यानी अगर आप भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है संविधान, और संविधान में है नियम कानून का संग्रह। और देश संविधान से चलता है, अर्थात देश विधि से चलता है, अर्थात देश कानून से चलता है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो ये जो न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है, विशेष तौर पर देश में कानून का राज स्थापित करने को लेकर, देश में विधि का शासन स्थापित करने को लेकर, तो विधि के शासन को स्थापित करने को लेकर ही न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है विधि का शासन। ये सब जानते हैं, लोह अयस्क केंद्र है, मतलब यहां लोह अयस्क मिलता है। समझे, चंद्रपुर, चित्रदुर्ग, बेलाडीला, मयूरभंज। मयूरभंज तो ओडिशा में है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, चित्रदुर्ग कर्नाटक में है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में। क्या होगा? बी। अध्यादेश बनाने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? देखिए, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जो है आपको राष्ट्रपति जारी करता है, राज्यपाल जारी करता है, और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल जारी करते हैं। ठीक है, जिसमें राज्यपाल अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है। राज्यपाल अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है। और देखिए, राज्यपाल तब अध्यादेश जारी करता है जब, और एक बात और आप जानिए, राज्यपाल कोई भी जो काम करता है ना, सामान्यतया राज्यपाल मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद के सलाह एवं सहयोग से काम करता है। लेकिन कभी कभी राज्यपाल अपने विवेक से भी निर्णय लेता है। जैसे मान लिया जाए कि विधानसभा का चुनाव हुआ, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो राज्यपाल सरकार बनाने के लिए किस राजनीतिक पार्टी या किस गठबंधन को आमंत्रित करेगा, यह राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। यह राज्यपाल का विवेकिक शक्ति है। मतलब यहां पर राज्यपाल कोई मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का सलाह नहीं लेता। लेकिन अगर राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति की अगर हम लोग बात करें, तो यह राज्यपाल के विवेकिक शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। समझ गए? तो यह राज्यपाल का विवेकिक शक्ति है नहीं। दूसरी बात, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है
उस अध्यादेश को राज्यपाल जब चाहे तब वापस ले सकता है, जब चाहे तब वापस ले सकता है। तो किसी भी समय अध्यादेश को वापस लेने के लिए स्वयं राज्यपाल भी सक्षम नहीं है, गलत है, सक्षम है। कौन सा सही है? ना तो एक ना ही दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे से सही उत्तर को चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हाँ है। भारत का अपना एक संविधान है, हाँ है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करता है। तो जब कोरिलेट ही नहीं करता है तो व्याख्या का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में कुल 10 नीति निर्देशक तत्व है, नहीं, गलत। देखिए, मूल संविधान में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में है। लेकिन अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 यह कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा। ये दोनों अलग अलग चीजें, ये इसकी गिनती अनुच्छेद 36 और 37 की गिनती राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यही ना 6 है। समानता के अधिकार की चर्चा 14 से 18। 14 से पहले जो 2, 12 और 13 उसकी गिनती मौलिक अधिकार में होती है नहीं। फिर 32 के बाद जो 3 है, 33, 34, 35, उसकी गिनती 6 मौलिक अधिकार में होती है नहीं। वैसे ही अगर बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व की करें तो 36 और 37 की गिनती राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं होती है, 38 से गिनती होती है। मूल संविधान में 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, यानी मूल संविधान में 14। मूल संविधान में 14 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हुआ करते थे। 14 मूल संविधान में 14 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हुआ करते थे, 10 नहीं बल्कि 14। फिर संविधान संशोधन के माध्यम से बाद में जोड़ा गया 39 का क, 43 का क, 48 का क, 43 का ख, तो 14 4 कितना हो गया? 18। तो वर्तमान में नीति निर्देशक तत्वों की संख्या है 18, लेकिन मूल संविधान में हुआ करता था 14। मूल संविधान में हुआ करता था 14, वर्तमान में है 18। समझ गए? तो गलत है। अरे जा रहे हो तो जाइए। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। हाँ, अनुच्छेद 38 में 44 में संविधान संशोधन द्वारा भाषा में परिवर्तन किया गया। हाँ, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन 42वां संविधान संशोधन के तहत हुआ है, 44वां संविधान संशोधन के तहत हुआ है, 97वां संविधान संशोधन के तहत हुआ है। 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व 39 का, 43 का, 48 का जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 38 की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। 97वां संविधान संशोधन के तहत 43 का खो जोड़ा गया है। समझिएगा, सही है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा व देखभाल का प्रावधान नहीं। 86वां संविधान संशोधन में कहा गया 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चा, 6 वर्ष से कम नहीं बल्कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के शिक्षा को लेकर प्रावधान किया गया है। समझिए, तो 6 से 14, 6 वर्ष से 14 वर्ष, 6 वर्ष से कम नहीं बल्कि 6 वर्ष से 14 वर्ष। मतलब ये गलत है या सही? नीचे देखिए कौन सा गलत है, कौन सा असत्य है। तो 1 और 4। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन गलत? भारत के संविधान के उद्देशिका यानी भारत के संविधान के प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना, भारत के संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? देखिए, उद्देशिका संविधान का एक अंश है, मतलब भाग है। हाँ, उद्देशिका संविधान का भाग है और उद्देशिका संविधान का भाग है, इसलिए संसद उसमें संशोधन कर सकती है और संसद ने संशोधन किया भी है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा। सही है। इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। हाँ, संविधान का क्या उद्देश्य? संविधान का उद्देश्य है लोगों को न्याय प्रदान करना, स्वतंत्रता प्रदान करना, समानता प्रदान करना है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। हाँ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये तीनों शब्द पहले उद्देशिका में नहीं था, 1976 में जोड़ा गया है। शब्द पंथनिरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था नहीं,
नए था पहले। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया है। यही गलत है, आंसर डी। शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया था? देखिए ध्यान दीजिएगा, शिवाजी, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी था। शिवाजी और मुगलों के बीच 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, और पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी औरंगजेब से मिलने मुगल दरबार में गए थे। शिवाजी जब औरंगजेब से मिलने मुगल दरबार में गए ना, तो शिवाजी अपने आप को राजा समझते थे। तो राजा की भांति शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में सम्मान नहीं मिला, जिसको लेकर शिवाजी नाखुश हो गए, और फिर शिवाजी ने औरंगजेब के दरबार में ही विद्रोह कर दिया। और जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में विद्रोह कर दिया, तो औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया और आगरा के जयपुर भवन में बंद कर दिया। लेकिन शिवाजी बड़ी लड़ाकू था। शिवाजी अपना वेशभूषा बदलकर मुगल कैद से फरार हो गया, और फिर फरार होने के बाद शिवाजी ने पुरंदर की संधि के तहत अपना 23 किला जो मुगलों को दिया था, उन 23 किला को शिवाजी ने फिर मुगलों से लड़ाई लड़के जीत लिया। और जब शिवाजी मुगलों से लड़ाई लड़के अपने सभी 23 किला मुगलों से वापस ले लिया, इस बात से औरंगजेब काफी प्रभावित हुआ। और फिर औरंगजेब ने कहा, ना एक राजा में जो गुण होना चाहिए वो शिवाजी में है। और फिर औरंगजेब ने शिवाजी को 1668 ईस्वी में राजा की उपाधि प्रदान की। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में है, सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में है, सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है, सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 31 में है, नहीं 30 में है, 30 में है। आंसर डी। यही सही नहीं है, यही गलत है।